नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी इन बिहार में स्वागत है। नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प जियोपॉलिटिकल पजल को डीकोड करने वाले हैं। जरा सोचिए, अमेरिका जैसी महाशक्ति आज भी अपनी रणनीतियों के लिए पाकिस्तान पर इतनी गहराई से निर्भर क्यों है? आज के इस विश्लेषण में हम माइक्रो लेवल से लेकर बिल्कुल ग्राउंड जीरो की डिटेल्स तक जाएंगे और समझेंगे कि आखिर इस रिश्ते के पीछे की असली मजबूरी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी को एकदम क्लियरली समझने के लिए हम इसे 4 स्टेप्स में ब्रेक डाउन करेंगे। पहले बात करेंगे अमेरिका की ग्लोबल कमांड स्ट्रेटजी की, फिर जाएंगे कोल्ड वॉर के इतिहास में, उसके बाद समझेंगे ज्योग्राफी का खेल और आखिर में बात होगी पाकिस्तान में सेना के अल्टीमेट कंट्रोल की। अब जो सबसे बुनियादी सवाल हमारे सामने आता है वो ये है, आखिर एक ग्लोबल सुपर पावर एक ऐसे देश पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट क्यों है जो खुद इतनी अस्थिरता या टर्बुलेंस से गुजर रहा है? देखिए, बाहर से हमें अक्सर वैचारिक मतभेद या आइडियोलॉजी का टकराव दिखता है, लेकिन इसका असली जवाब जियोपॉलिटिक्स की उस शतरंज में छुपा है जिसकी चालों को कोई भी देश चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो आइए सबसे पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं, यानी अमेरिका की ग्लोबल कमांड स्ट्रैटेजी और दूसरे विश्व युद्ध के बाद उनकी ग्लोबल पुलिसमैन वाली भूमिका। अगर हम थोड़ा जूम आउट करके बड़ी पिक्चर देखें तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही अमेरिका ने खुद को दुनिया के सेंटर में रखा है। इस दबदबे को बनाए रखने के लिए वो एक्सपीडिशनरी फोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं। आसान भाषा में कहूं तो ये वो स्पेशल मिलिट्री यूनिट्स होती हैं जिन्हें रातों रात दुनिया के किसी भी कोने में तैनात किया जा सकता है, और यही फोर्सेस तय करती हैं कि लोकल जियोपॉलिटिक्स अमेरिका के फेवर में रहें। लेकिन पूरी दुनिया को एक साथ कंट्रोल करना कोई मजाक तो है नहीं, राइट? इसलिए अमेरिका ने दुनिया के नक्शे को अलग अलग मिलिट्री कमांड्स में बांट दिया है। जैसे मिडिल ईस्ट को संभालने के लिए सेंटकॉम यानी सेंट्रल कमांड है, जिसके पास अपनी खुद की एयरफोर्स, नेवी और इंटेलिजेंस है। वहीं इंडो पैसिफिक कमांड पूरी आज़ादी के साथ काम करती है। इन कमांड्स का सिर्फ एक ही मकसद है, सही वक्त पर सही क्षेत्रीय ताकतों के साथ जुड़ना, ताकि अमेरिका का फायदा सबसे ज्यादा हो। चलिए अब थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं और चलते हैं 1947 में। हमारा दूसरा पॉइंट है कोल्ड वॉर का उत्प्रेरक। इतिहास को लेकर हमारे सामने हमेशा 2 नैरेटिव होते हैं। स्कूल की किताबों में हमने अक्सर पढ़ा है कि भारत का बंटवारा जिन्ना और नेहरू जैसे नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की वजह से हुआ। लेकिन एक सेकंड रुकिए, एक दूसरा ज्यादा स्ट्रेटेजिक एंगल भी है। पश्चिमी देशों को ये डर सता रहा था कि अगर भारत एक रहा तो वो उनके कंट्रोल में नहीं आएगा। इसलिए यूएसएसआर यानी सोवियत संघ को रोकने के लिए भारत का बंटवारा करके गिलगिट बाल्टिस्तान और अफगान बॉर्डर को अपने पाले में करना एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग थी। और इतिहास का ये फैक्ट तो आपको लिटरली हैरान कर देगा। 1947 में जब युद्ध चल रहा था, तब भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों की सेनाओं को ब्रिटिश कमांडर्स ही लीड कर रहे थे। उसी दौरान भारतीय सेना के एक ब्रिटिश मेजर ने गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान के हवाले कर दिया। और मजे की बात देखिए, बाद में उस मेजर को यूके और पाकिस्तान दोनों तरफ से सर्वोच्च सैन्य सम्मान दिए गए। ये साफ दिखाता है कि सोवियत खतरे को बेअसर करने के लिए बॉर्डर्स को कैसे बड़ी चालाकी से डिजाइन किया गया था। अगर हम टाइमलाइन को देखें तो डॉट्स अपने आप कनेक्ट होने लगते हैं। 1947 के विभाजन के बाद 50 के दशक में पाकिस्तान सिएटो और सेंटो जैसे बड़े पश्चिमी रक्षा गठबंधनों का हिस्सा बन गया। फिर आया 1980 का दशक, जब अफगान युद्ध में सोवियत संघ के खिलाफ पाकिस्तान का इस्तेमाल एक बहुत ही क्रूशल हथियार के रूप में किया गया। और आज चाहे हालात कितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, वो पुरानी रणनीतिक निर्भरता बिल्कुल वैसी ही बनी हुई है। अब आते हैं हमारे तीसरे और शायद सबसे प्रैक्टिकल पॉइंट पर, भूगोल और मिलिट्री लॉजिस्टिक्स। एक ऐसा नक्शा जिसे आप चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए, बड़ी बड़ी बातें और वैचारिक गठबंधन तब तक किसी काम के नहीं जब तक आपके पास ग्राउंड पर लॉजिस्टिक्स न हो। अगर अमेरिका जैसी महाशक्ति को ईरान या अफगानिस्तान जैसे लैंडलॉक्ड एरिया में अपनी फोर्स भेजनी है तो उन्हें 3 चीजें करनी ही पड़ेंगी। पहला, कराची पोर्ट पर अपने भारी हथियार उतारना। दूसरा, जमीनी रास्तों से पूरे पाकिस्तान को पार करना। और तीसरा, अपने ऑपरेशन वाले इलाके में घुसना। सीधी सी बात है, अगर वहां तक पहुंचना है तो पाकिस्तान से होकर गुजरना एक भौगोलिक मजबूरी है।
और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल पाइपलाइन चाहिए होती है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि डोनाल्ड ट्रंप सहित हाल के कई अमेरिकी प्रशासनों को इन रास्तों से 6 महीने की एडवांस लॉजिस्टिक तैयारी के बिना बहुत भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो आप समझ ही गए होंगे कि इतने बड़े ऑपरेशंस के लिए इस खास ज्योग्राफी को बाईपास करना लगभग नामुमकिन है। फाइनली अब हम अपने आखिरी पॉइंट पर पहुंच गए हैं, सेना का अल्टीमेट कंट्रोल, यानी सीधा टॉप बॉस से डील करना। अक्सर लोग पूछते हैं कि अमेरिका वहां के आम राजनेताओं को इग्नोर क्यों कर देता है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही सटीक एनालॉजी लेते हैं। किसी भी मोहल्ले में सबसे पक्की और क्रूशियल इन्फॉर्मेशन किसके पास होती है? मोहल्ले के बॉस, या जिसे हम गुंडा कहते हैं, राइट? CIA और अमेरिकन सेंट्रल कमांड को ISI के साथ मिलकर ही काम करना पड़ता है, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसियों को उन्हीं से बात करनी होती है जिनके पास असली जानकारी है और जो ग्राउंड पर चीजें कंट्रोल करते हैं। और यही वजह है कि असीम मुनीर जैसे पाकिस्तानी सेना प्रमुख इतने VIP बन जाते हैं। वहां के राजनेताओं के पास बड़े रणनीतिक फैसले लेने की पावर ही नहीं है। सच तो यह है कि वहां सेना ही देश चलाती है। जितने भी क्रूशियल मिलिट्री और सप्लाई रूट्स हैं, उन पर सीधा सेना का कब्जा है। ISI के जरिए सबसे गहरी खुफिया नेटवर्क तक उनकी पहुंच है। और तो और क्रिप्टो करेंसी डील्स जैसे बड़े फाइनेंशियल नेटवर्क्स में भी सेना गहराई से इन्वॉल्व्ड है। इसलिए अपना काम निकलवाने के लिए सीधे आर्मी चीफ को एंगेज करना अमेरिका के लिए कोई चॉइस नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल जरूरत है। तो इन सब चीजों को समझने के बाद हमारे दिमाग में एक बहुत ही बड़ा सवाल छूट जाता है। जैसे जैसे दुनिया बदल रही है और नई ग्लोबल पावर्स उभर रही हैं, क्या कभी रणनीतिक निर्भरता का ये दशकों पुराना चक्र टूट पाएगा? क्या भविष्य की महाशक्तियां इस खेल के नियम बदल पाएंगी, या भूगोल ऐसे ही इतिहास तय करता रहेगा? इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी ही और गहरी जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें।